पांचवा मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के तहत पांचवा जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। 2 अनुच्छेदों में, कितने में? 2 अनुच्छेदों में, 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और कल्चर, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद या अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रावधान या अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 के तहत प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है, अनुच्छेद 30 में प्रावधान किया गया है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? इसे संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। और ये जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, इनके प्रशासन का भी संचालन यही करेंगे। यहां पर ध्यान रखना है, अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की भाषा या अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित रखने का अधिकार किसमें प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किया गया। अनुच्छेद 30 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि इसे संरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के साथ साथ उसके प्रशासन की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी कि ये अपनी शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन का भी संचालन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यहां पर ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों द्वारा जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी उन्हें राज्य सरकार बिना किसी द्वेष के क्या करेगी? उन्हें भी अनुदान, दान या अंशदान या उनके संबंध में जो दान अनुदान दिए जा सकते हैं सरकार द्वारा, वो देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। और यहां पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 30 और 29 और 30 में, दोनों अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई। अगर ये कहीं पर पूछा जाए कि अल्पसंख्यकों को परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई, तो अल्पसंख्यकों के संबंध में या अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं पर नहीं दी गई है, ना ही 29 में और ना ही 30 में। अल्पसंख्यक वही होंगे जो भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर, अल्पसंख्यक का एक ही अर्थ होगा कि जो संख्या में अल्प है या संख्या में कम है। आगे चलते हैं हम लोगों ने अभी तक देखा है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय नागरिकों को 6वां मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है, वो 6ठा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 के तहत किया गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद
32 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसे क्या कहते हैं कि अगर यदि ये अधिकार न दिया गया होता मौलिक अधिकारों में, तो शायद मौलिक अधिकार उतने सार्थक सिद्ध ना होते जितने आज हैं। कारण क्या था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कार्यपालिका, विधायिका, व्यक्ति विशेष, राज्य विशेष किसी के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या उन्हें कम किया जाता है या उन्हें शून्य किया जाता है, तो उन्हें लागू कराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और क्या है कि आपको हमने बताया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार या अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा या हृदय, आत्मा या हृदय, हृदय हृदय अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगर यह पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है, हृदय किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर बताना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को। और क्यों कहा गया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि अगर अनुच्छेद 32 न होता तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू कराना उतना बेहतर ना हो पाता या लागू कराना आसान ना हो पाता। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति क्या कर सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। तो व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनका अल्पीकरण होता है, किसी तरीके से उसे दिक्कत होती है, तो वो क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में या लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करने का प्रावधान किया गया है। अब ये 5 प्रकार की रिटें कौन सी है? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरी रिट कौन सी है? दूसरी रिट है परमादेश। क्या है? परमादेश। और तीसरी रिट कौन सी है? तीसरी रिट को देखेंगे तो तीसरी रिट है प्रतिषेध लेख। और चौथी रिट के रूप में देखेंगे तो चौथी रिट इसमें दी गई है उत्प्रेषण लेख। और अगर 5वीं रिट के विषय में देखें तो 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा। अब यह व्यक्ति के विवेक पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है या हाई कोर्ट। व्यक्ति को अनुच्छेद 32 में के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संबंध में 5 प्रकार की रिटें जारी करने का प्रावधान है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, नंबर 4 उत्प्रेषण लेख, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। अब इन रिटों को देखें तो इन रिटों का तात्पर्य क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है, इनकी मीनिंग क्या है और कौन सी रिट कब जारी की जाती है, तो इनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं ये 5 प्रकार की जो रिटें जारी की जाती हैं, वो 5 प्रकार की रिटें जब जारी की जाती हैं तो उनका तात्पर्य क्या होता है और किसके खिलाफ और किस तरीके से वो जारी की जाती है। तो जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है
कि सशरीर उपस्थित किया जाए, शरीर उपस्थित किया जाए या पेश किया जाए, उपस्थित किया जाए। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष जब पेश किया जाएगा तब उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा कि यदि व्यक्ति को वैधानिक रूप से अरेस्ट किया गया है तब तो उसे गिरफ्तार रखा जा सकता है, अगर व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसे मुक्त करा दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तब जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देते हैं कि उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराया जाए कोर्ट के समक्ष। तो अब ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होती है दूसरी रिट परमादेश। तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, देते हैं। हम आदेश देते हैं का मतलब क्या है, जब कोई लोक प्राधिकारी क्या करता है, लोक प्राधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करने से मना करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं। क्या है कि उस पदाधिकारी को वो कार्य करने के लिए कहा जाता है जब कोई अपने अधिकारों का या अपने कार्य को करने से मना करता है। अब देखेंगे प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का इस लेख का तात्पर्य क्या होता है, प्रतिषेध लेख का तात्पर्य होता है मैं मना करता हूं या मना करता हूं। अब ये मना करता हूं रिट प्रतिषेध लेख, ये प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख तीसरी और चौथी लिस्ट, ये रिटे, इन रिटों या याचिकाओं पर एक विशेष बात है। उत्प्रेषण लेख का अर्थ भी जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है पूर्णतया सूचित कीजिए, पूर्णतया सूचित कीजिए, सूचित कीजिए। अब क्या है, इन दोनों रिटों को देखेंगे। ये दोनों रिटों की एक विशेषता है कि ये क्या की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती, उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती हैं। कौन सी रिटें, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख। अब देखिएगा यहां पर ध्यान रखना है कि प्रतिषेध लेख कब जारी की जाती है और उत्प्रेषण लेख कब जारी की जाती है। प्रतिषेध लेख कब जारी की जाती है, प्रतिषेध लेख के संबंध में आपको ध्यान रखना है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कार्रवाई चल रही, कार्रवाई के दौरान प्रतिषेध लेख जारी की जाती है। और क्या है, जब कार्रवाई पूर्ण हो चुकी हो, जब कार्रवाई पूर्ण हो चुकी हो, तो कार्रवाई के समय या कार्रवाई के दौरान एक रिट जारी होती है। प्रतिषेध लेख और क्या है, उत्प्रेषण लेख तब जारी की जाती है जब कार्रवाई हो चुकी है। तो कार्रवाई होने के बाद उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से कहता है कि आपने इस पर क्या किया है, आप इसकी पूर्ण सूचना दीजिए। और मना करता हूं, मना करना, इसका संबंध क्या है कि कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिषेध लेख सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है और उस कार्रवाई को वहीं पर विराम लगाया जाता है। अब आप देखेंगे अधिकार परीक्षा, आप अधिकार परीक्षा 5वीं रिट है और इसका अधिकार है, इसका अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, अधिकार क्या है। अब देखिएगा ये रिट भी क्या की जाती है, एक लोक प्राधिकारी के खिलाफ या किसी पदाधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आपके अधिकार क्या है। या तो लोक पदाधिकारी या पदाधिकारी क्या है कि अपने पद से, जो उसके पद के अनुकूल नहीं है, उससे भी ज्यादा कार्य करता रहता है, और या फिर अपने पद पर रहते हुए जो उसके पद के कर्तव्य हैं उनका निर्वहन नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। तो यहां से आपके फंडामेंटल राइट जो 6 प्रकार के हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग के अपवाद क्या है।